पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था वो बॉडीगार्ड हेसू के पास जाके अपने कार्ड को आगे करते हुए कहता है, मैम प्लीज जितने भी बचे हुए रूम है सारे मुझे दे दो। फिर हेसू उस कार्ड को हाथ में लेते हुए कहती है, क्या सभी बचे हुए रूम? उसके बाद हम रोज को देखते हैं जो उसी होटल के बाहर खड़ा था। फिर उसका बॉडीगार्ड उसे मैसेज करता है कि वो बाहर आ रहा है। फिर रोज उस होटल के गेट की तरफ देखता है जहाँ से वो पर्सन बाहर आ रहा था। वो पर्सन बाहर आते हुए कहता है, तो तुम सिर्फ घमंडी लोगों के साथ काम करोगे और दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करोगे, भले ही उन्होंने तुम्हें पैसे दिए हो। वो पर्सन इसी तरीके से बड़बड़ाते हुए वहाँ से जा रहा था और रोज भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और आगे तुम्हें पता ही है उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं जाता रोज उस पर्सन के साथ क्या करता है। उसके बाद फिर से हमें उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू की बॉस हेसू को आकर कहती है, इन दिनों बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन सारे कमरे बुक है। क्या यहाँ कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था? फिर हेसू की बॉस कहती है, ठीक है मैं खुश हूँ क्योंकि आज सारे कमरे जल्दी बुक हो गए, तो आज तुम जल्दी निकल जाओ मिस हेसू। फिर हेसू वहाँ से जाते हुए कहती है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ बॉस। अब देखो भाई लोग, मुझे लगता है कि रोज ने हेसू का काम जल्दी इसीलिए ख़त्म करवाया है ताकि हेसू घर जाके पता लगा पाए कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। उसके बाद हेसू घर जाते हुए सोचती है, किसी तरह से मैं आज लकी था और आज मैं आराम करना चाहता था। मैंने सोचा नहीं था रात के थोड़े डरावने रास्ते इतने आरामदायक होंगे। फिर जब हेसू घर के अंदर आती है तो वो थोड़ा सा हैरान होती है, क्योंकि हेसू ने जो मिंचूल के लिए डिनर बनाया था वो वैसे ही रहता है। और वो कहती है, मुझे इसका एहसास नहीं हुआ कि ये सब कुछ आने वाले दुख का एक इशारा था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू खाना बना रही थी। उसी टाइम रोज हेसू को मैसेज करता है। मैसेज में लिखा होता है, आज नॉर्मल दिन से ज्यादा ठंडी है इसीलिए गर्म कपड़े पहनना। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू काम कर रही थी। फिर रोज दोबारा मैसेज करके कहता है, ज्यादा मेहनत मत करना और थोड़ा आराम जरूर लेना। फिर हेसू उस मैसेज को देखती है और स्माइल करती है और अपने मन में कहती है, हर बार जब मुझे उससे एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिलता था तो ऐसा लगता था कि मेरे घिसे पिटे कप पर एक शानदार यूथफुल खुशबू फैल रही हो। उसके बाद हमें रोज को दिखाया जाता है जो एक क्लब में बैठ के हेसू को मैसेज कर रहा था। फिर वो अचानक हंसने लगता है। रोज को हंसते हुए देख के उसका फ्रेंड रोज से पूछता है, वो कहता है, हे यहाँ क्या चल रहा है, तुम अचानक क्यों हंस रहे हो? फिर रोज कहता है, उसने मेरे कॉल को इग्नोर कर दिया। फिर उसका फ्रेंड हैरान होते हुए कहता है, क्या कोई तुम्हारे कॉल को इग्नोर कर रहा है? क्या वो एक लड़की है? फिर रोज कहता है, हाँ। अब रोज के फ्रेंड को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो अपने आप से कहता है, क्या रोज किसी लड़की के कांटेक्ट में है और वो उसकी कॉल को इग्नोर कर रही है? और क्या हेजी को भी इसके बारे में पता है? अब देखो, अगर तुम्हें पिछला एपिसोड याद है तो तुम्हें पता होगा कि रोज का फ्रेंड जू डोंगवुक और हेजी पहले साथ थे, लेकिन फिर वो दोनों अलग हो गए और वो हेजी अब रोज के पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद हम हेसू के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे हेसू खाना बना रही थी। तभी मिंचुल आके पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम क्या बना रही हो? फिर हेसू कहती है, सीवीड सूप। फिर मिंचुल कहता है, मुझे इसे टेस्ट करना है, मुझे खिलाओ। फिर हेसू कहती है, ये गर्म है इसीलिए सावधानी से खाना। फिर मिंचुल कहता है, तो फिर उसे फूंक मारो और ठंडा करके मुझे खिलाओ। फिर हेसू उसे फूंक मार के ठंडा करने के बाद मिंचुल को खिलाता है। मिंचुल उसे टेस्ट करता है। फिर हेसू उससे पूछता है, ये कैसा बना है? फिर मिंचुल उसे टेस्ट करने के बाद उसका कुछ खास रिएक्शन नहीं आता। फिर वो कहता है, ये अच्छा बना है, और वैसे भी किसका पत्नी अच्छा खाना बनाती है? फिर मिंचुल अपने आप से कहता है, कारण ये था कि मैं ऐसी बातें कर रहा था जो कि मैं नॉर्मली नहीं करता। ऐसा इसीलिए नहीं था कि मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरी लड़की के साथ बाहर जाने में दोषी महसूस हो रहा था। मैं बस आज थोड़ा उदास महसूस कर रहा हूँ। हेसू मेरे लिए गंदे घर के कोने में खाना पका रही थी और मैं उसे पीछे से घूर रहा था। भाई मुझे मिंचुल के इरादे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे। फिर मिंचुल अपने आप से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, इस महिला का जीवन हमेशा एक जैसा ही रहेगा। क्या ये सच है कि चीटिंग सच में कपल्स के प्यार को मजबूत बनाता है? हैं? ये क्या बकवास है? आई एम सॉरी, मैं स्टोरी में नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये पता नहीं क्या अजीब सी बातें हो रही है यहाँ पे। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इतनी देर से मिंचुल हेसू को पकड़ के रहने की वजह से हेसू मिंचुल से पूछता है, कुछ हुआ है क्या? फिर मिंचुल रिप्लाई करता है, नहीं कुछ नहीं। वेल, उस दिन जो तुमने परफ्यूम खरीदने के लिए मुझे पैसे दिए थे उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर हेसू मिंचुल से पूछता है, क्या तुमने परफ्यूम खरीद लिया? फिर मिंचुल कहता है, नहीं अभी नहीं। फिर मिंचुल हेसू को पागल बनाते हुए कहता है, मैं हाल ही में बहुत बिजी हूँ और जबकि मैंने देखा आप उस पैसे को कमाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हो, तो मुझे उसे खर्च करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। फिर हेसू मिंचुल के बातों में आ जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम इसे खर्च कर सकते हो। फिर मिंचुल अपने मन में सोचता है, जैसे कि उम्मीद था, हेसू बहुत ही दयालु और बोरिंग है और अजीब पर्सन जो किसी भी चीज से सहमत होगी। उसके बाद मिंचुल इंटीमेट होने की कोशिश करता है। फिर हेसू कहती है, मिंचुल। फिर मिंचुल कहता है कि बस ऐसे ही खड़े रहो। फिर हेसू कहती है, मुझे खाना खाना है और जल्दी से काम पर जाना है। लेकिन मिंचुल उसकी बातों को इग्नोर करता है और कंटिन्यू करता है। और हेसू कहती है, मिंचुल सचमुच मैं आज देर नहीं कर सकती। फिर मिंचुल उसे छोड़ देता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ।
फिर हेसु कहती है क्या तुम गुस्सा हो? मिंचुल रिप्लाई करता है नहीं, क्या मैं कोई जानवर हूँ जो इसके लिए पागल हो जाता है? फिर मिंचुल कहता है काम पे जाओ। ये कह के वो वहाँ से जाते हुए सोचता है मेरे लिए हेसु उस फूल की तरह है जिसे मैंने बचपन में लापरवाही से तोड़ लिया था, एक सुंदर फूल जिसे बिना छुए नहीं रह सकता। उसके बाद हमें मिंचुल को दिखाया जाता है जो एक तकिया लेकर फर्श पर ही लेट जाता है और एरी से चैट करने लगता है। अब क्या मुझे इनका चैट भी तुम्हें पढ़ के सुनाना होगा? उधर से एरी मैसेज करती है बाबू अब क्या कर रहे हो? उसके बाद बाबू रिप्लाई करता है आज छुट्टी है इसीलिए मैं घर पर ही आराम कर रहा हूँ। फिर उधर से एरी मैसेज करती है बाबू क्या आपको मेरी याद नहीं आती? फिर इधर से बाबू रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी याद आती है, हा हा। फिर उधर से एरी गुस्सा होते हुए लिखती है आपने पहले मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर एरी लास्ट में लिखती है मेरे साथ बाहर चलो। फिर मिंचू सोचता है वैसे भी मुझे परफ्यूम खरीदने जाना है, तो क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए या मुझे हेसू के साथ जाना चाहिए? उसके बाद मिंचुल अपने पास्ट के बारे में सोचता है जब वो हेसू के साथ शॉपिंग करने गया था। उधर हेसू को कपड़ा पसंद आता है। फिर जब वो उसके प्राइस को देखती है वो चौंकते हुए कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर मिंचुल उसके पास आते हुए कहता है तुम क्या देख रहे हो? फिर हेसू कहती है हाँ नहीं ये कुछ भी नहीं है। फिर मिंचुल और हेसू वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए हेसू की नज़र एक बैग पे पड़ती है। फिर मिंचुल उससे पूछता है क्या तुम्हें वो बैग पसंद है? अरे वो एक लग्जरी बैग है। लग्जरी हो ना हो वो कुछ मिलियन कोरियन वॉन के तो होंगे। फिर येसु चौंकते हुए कहती है क्या कुछ मिलियन कोरियन वॉन? फिर येसु अपने मन में सोचती है आखिर किस तरीके का बैग इतना महंगा होता है। उसके बाद येसु कहती है चलो यहाँ से चलते हैं और मिनचुल उसे बड़ी ही अजीब नज़र से देख रहा था। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनचुल खुद से ही कहता है मुझे अचानक उसकी याद आ गई, ये कितना अनोइंग है। उसके बाद मिनचुल एरी को मैसेज करता है और कहता है तो फिर क्या हम बाद में मिलेंगे? उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रोज की तरफ जहाँ पे रोज का बॉडीगार्ड रोज को कुछ फोटोज ला के देता है। शायद ये उस दिन की फोटोज है जिस दिन उनके कंपनी में डिनर पार्टी हुआ था, जिस दिन एरी ने नशे में अपना लव कन्फेस किया था। लेकिन रोज उन फोटोज को जला देता है। शुरू में ऐसा लगा था कि रोज इन फोटोज को हेसू को दिखाएगा, लेकिन शायद रोज ये चाहता है कि हेसू खुद अपनी आंखों से देखे कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। उसके बाद हमें उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू काम करती है। हेसू की आंखें ऑलमोस्ट बंद हो रही थी तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। फिर जब वो उस मैसेज को चेक करती है तो उसमें रोज़ का मैसेज आया होता है। मैसेज में लिखा होता है क्या मैं काम के बाद तुम्हें थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ? फिर हेसू खुद से ही कहती है क्या कुछ हुआ है? मैं अभी भी थोड़ा चिंता में हूँ क्योंकि मैंने उसे घायल होकर घूमते हुए देखा है। उस बच्चे की चिंता करना जो पास में भी नहीं है। फिर हेसू सोचती है मैं जल्दी ही अपना काम खत्म कर लूँगा और अपने दूसरे पार्ट टाइम जॉब में जाते टाइम उससे मिल लूँगा। उसके बाद हमें रोज़ को दिखाया जाता है जो उसी होटल के बाहर हेसू का वेट कर रहा था। फिर हेसू जब उस होटल से बाहर आती है तो देखता है कि रोज़ उसका वेट कर रहा है। फिर हेसू रोज़ से कहता है आज तुम कुछ अलग दिख रहे हो। फिर रोज़ रिप्लाई करता है क्या ऐसा है? फिर हेसू कहती है हाँ। उसके बाद हेसू उसकी तरफ देखता है और कहता है इसका ऑरा बहुत मैच्योर है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हेसू वहाँ से जाते जाते रोज़ से कहता है मैं आज सिर्फ तुमसे थोड़ी देर के लिए ही मिल सकता हूँ। फिर रोज़ कहता है क्या तुम अपने दूसरे काम के लिए जा रहे हो? फिर हेसू कहती है हाँ। फिर रोज़ कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ कन्वीनियंट स्टोर तक चलूँगा। फिर हेसू सोचती है क्या मैंने बताया कि मैं कन्वीनियंट स्टोर पर जा रहा हूँ? फिर रोज़ हेसू से कहता है ये गली रात में बहुत अंधेरी और ख़तरनाक हो जाती है। फिर हेसू रोज़ को रिप्लाई करती है मैं एक अडल्ट हूँ, मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती। फिर रोज़ हेसू के पास जाके कहता है मुझे डर लग रहा है। फिर हेसू कहती है तुम इतने बड़े हो कि ऐसा लगता है कि तुम एक दीवार हो, एक चलती फिरती दीवार। फिर रोज़ हंसने लगता है। उसके बाद हेसू के पीछे जाके कहता है तो फिर क्या मैं तुम्हारे पीछे चलूँ इस तरीके से? फिर हेसू उसके बच्चों जैसी हरकतें देखने के बाद कहता है ये ठीक है बस चुपचाप मेरे पीछे चलो। फिर रोज़ हाँ बोल के हेसू के पीछे पीछे चलने लगता है। रोज़ हेसू के पीछे चलते चलते अचानक हेसू के गर्दन पे एक बाइट का निशान नोटिस करता है। फिर रोज़ हेसू के कंधे पे हाथ रख के हेसू के करीब आ जाता है। फिर हेसू हल्का सा मुड़ के कहती है क्या हुआ? फिर रोज़ कहता है देखने से ऐसा लगता है तुमको एक मच्छर ने यहाँ पर काट लिया है। फिर हेसू कहती है क्या एक मच्छर? लेकिन अभी तो विंटर है और इससे खुजली नहीं हो रही। फिर रोज़ कहता है तो फिर ये किसी कीड़े का काटने का निशान है। रोज़ के इतने बोलने के बाद भी हेसू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके काटने के निशान है। फिर अचानक से हेसू को याद आता है जब मिनचुल हेसू के पीछे किसी कीड़े की तरह चिपका हुआ था। उसे याद करने के बाद हेसू का चेहरा पूरा लाल हो गया था। फिर वो एम्बेरस होते हुए अपनी चोट को छुपाते हुए कहती है मुझे लगता है कि वो एक कीड़ा था। मुझे लगता है कि एक कीड़े ने मुझे काट लिया था। फिर रोज़ हेसू के पास जाते हुए कहता है मुझे पता था, मैं इसके ऊपर एक बैंडेज लगा देता हूँ। फिर रोज़ एक बैंडेज निकाल के हेसू को लगाने लगता है और हेसू सोचती है ये कितना राहत की बात है कि वो इतना बेवकूफ़ है। ये कितना एम्बेरसिंग होता अगर किसी और ने इसे देखा होता, इसीलिए मैं इसमें बैंडेज लगे रहने दूंगा। फिर बैंडेज लगाने के बाद रोज़ हेसू से पूछता है तुमने इतने समय तक मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया? फिर हेसू कहती है मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है। फिर रोज़ कहता है मैंने तुमसे नंबर सेव करने की बात नहीं कही,
बल्कि रिप्लाई करने की बात कर रहा हूँ। फिर हेसू कहती है मैं क्या रिप्लाई दूँ? फिर रोज़ कहता है कल मुझे चोट लगी थी। जिस जगह मुझे चोट लगी थी हर समय दर्द रहता था। फिर हेसू कहती है क्या तुमने किसी भी दवाई को लगाए बिना बैंडेज करने की कोशिश की थी? फिर रोज़ हंसते हुए कहता है वेल अगर तुमने मेरे मैसेजों का रिप्लाई नहीं किया तो मुझे दुख होगा। फिर हेसू उन मैसेजों के बारे में सोचने लगता है जो रोज़ ने उसे भेजा था और अपने मन में ही कहती है ये पहली बार है कि जब मुझे किसी से इतना टेरिबल मैसेज मिला है। मुझे नहीं पता था कि क्या रिप्लाई करूं और ये उस तरीके का मैसेज था जिसे रिप्लाई की ज़रूरत थी। जब तुम रिप्लाई नहीं दोगे तो वो दुखी हो जाएगा। मैं उसे नहीं जानता था लेकिन मुझे उम्मीद था कि मैं उसे समझ पाऊंगा। फिर हेसू मिंचुल के बारे में सोचने लगता है जहाँ हेसू मिंचुल को मैसेज भेजता है लेकिन मिंचुल उसे रिप्लाई नहीं करता और कहती है बार बार मैसेज भेजने के बाद उदासी महसूस होना। इतने सारे मैसेज भेजने के बाद बदले में कोई रिप्लाई लिए बिना। उसके बाद हेसू रोज से कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या रिप्लाई दूँ, इसलिए मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मेरा सच में पहले किसी के साथ इस तरीके का कांटेक्ट नहीं रहा है। फिर हेसू थोड़ा उदास होते हुए कहती है जैसे कि लगा था ये मज़ेदार नहीं है ना? अपने से ज़्यादा उम्र की महिला के साथ दोस्ती करना। फिर हेसू अपने आप से कहती है मेरे लिए उस बच्चे के साथ संबंध रखना कुछ ऐसा था जिससे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा घबराने से बचाने के लिए बनाए रखता था। फिर हेसू मिंचुल के बारे में सोचती है एक लकी मुलाकात जो मैंने तुम्हारे कारण करने का फैसला लिया, जो मुझसे परेशान हो गया है। फिर रोज़ हेसू का कॉलर ठीक करते हुए कहता है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये खुद से किया क्योंकि मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहता था। मैं बस नखरे दिखा रहा था एक छोटे बच्चे की तरह। इसलिए तुम्हें एक तरफ़ा भावनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने आप को उन चीज़ों के लिए मजबूर ना करें जिन चीज़ों को आप नहीं करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि आपको चिंता है कि कोई दुखी हो जाएगा। और जो आप चाहते हो वो करो। हेसू जैसा चाहते हो वैसा करो। उसके बाद हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन के फ्लावर शॉप में दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू बहुत खुश होती है और उसका बॉस हेसू से कहता है तुमने अच्छा काम किया हेसू और घर जाते टाइम अपना ध्यान रखना। फिर हेसू कहती है बॉस रुको, मैं एक गुलाब लेना चाहता हूँ, ये 10,000 कोरियन वॉन के है ना? फिर बॉस रिप्लाई करता है ये सिर्फ एक फूल है, बस इसे ले लो। इसके लिए मैं हेसू तुमसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? फिर हेसू कहती है नहीं ये ठीक है क्योंकि ये मेरे लिए एक गिफ्ट है, मैं इसके लिए पैसे दूंगा और चला जाऊंगा। उसके बाद देखते हैं कि हेसू अपने घर तक पहुंच जाती है और वो सोचती है उस बच्चे ने जो कहा उसे सोचते हुए मैंने अपना पूरा दिन बिता दिया। आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ? फिर हेसु एक कांच के बोतल को साफ करके उसमें पानी भरती है उस गुलाब के फूल को रखने के लिए और सोचती है मेरे धुंधले दिमाग में बस एक ही बात आई। फिर हेसु उस कांच के बोतल में फूल को रखते हुए कहती है मैं बस अपने लिए एक फूल खरीदना चाहता था। फिर हेसु उस गुलाब के फूल का एक फोटो खींचता है और कहता है ये कितना सुंदर है, ये सिर्फ एक गुलाब का फूल है लेकिन ये घर को कितना लाइवली बना देता है। फिर हेसु उस फोटो को देखते हुए सोचता है क्या मुझे एक फ़ोटो रोज़ को भेजना चाहिए? क्या ये एक मामूली बात है? फिर हेसु उस फ़ोटो को रोज़ को सेंड कर देता है और कहता है जो भी हो। उसके बाद हमें मिंचुल को दिखाया जाता है जो अपने काम से घर वापस आ रहा था। वो अपने किसी कोवर्कर के साथ कॉल पे बात कर रहा था। मैं घर पर रुकूंगा और अपने कपड़े बदलूंगा क्योंकि सूट बहुत अनकंफर्टेबल होता है। मैं कुछ कंफर्टेबल पहनूंगा और डेट पर जाऊंगा। शायद मिंचुल एरी के साथ बाहर जाने वाला है। क्या तुम मेरे घर आना चाहते हो? तुम अगली बार आ सकते हो। इसके बजाय आज हम हैरी के घर चले तो कैसा रहेगा? ये कह के मिंचुल हंसने लगता है। फिर मिंचुल घर के अंदर आते हुए कहता है हाँ वैसे भी बाद में मिलते हैं। फिर मिंचुल घर के अंदर आते ही सामने हेसू को बैठे हुए देखती है और कहती है क्या बकवास है, तुम इस समय घर में क्यों हो? फिर हेसू कहती है मैं बस थोड़ी देर के लिए रुका हूँ। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? मिंचुल रिप्लाई करता है नहीं मुझे वापस जाना है। मैं देर तक काम करूँगा इसलिए बाहर जाने से पहले कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनने आया हूँ। हाँ हेसू, तुम नॉर्मली मेरे अंडरवियर्स कहाँ रखते हो? हेसू रिप्लाई करती है क्या तुम्हें उसे ढूंढने में मदद चाहिए? फिर मिंचुल कहता है नहीं ठीक है मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। मिंचुल वहां से जा ही रहा था अपनी संपत्ति ढूंढने के लिए तभी उसे वो फूल दिख जाता है। फिर वो हेसू से कहता है ये क्या है, एक फूल? फिर हेसू रिप्लाई करती है हाँ मैंने बस सोचा कि इसे घर पर रखना बहुत अच्छा होगा और मैंने सिर्फ एक फूल खरीदा, सिर्फ एक। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी है ना? हमारे पास फूल खरीदने जैसी सुविधा नहीं है। हेसू के उन सब बातों को सुनने के बाद मिंचुल अपने मन में कहता है उस समय किसी कारण से मेरे दिल को अच्छा लगा। फिर मिंचुल हेसू की तरफ जाने लगता है और कहता है हेसू कौन है वो जो ड्राई और बोरिंग है? उसके बाद मिंचुल जाके हेसू को किस कर लेता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है। छोटे मोटे काम खत्म करने के बाद जब मिंचुल अपने सबसे जरूरी काम पे आता है उसी टाइम हेसू मना करती है, कहती है हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसी बात से मिंचुल गुस्सा हो जाता है। फिर मिंचुल कहता है ठीक है इसे भूल जाओ, ये कितना अनोइंग है। उसके बाद वो हेसू को छोड़ के वहाँ से चला जाता है।
मिनचुल ने वैसे ही आज रात किसी और लड़की के साथ रहने का प्लान किया है, लेकिन फिर भी वो ये सब कर रहा है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रोज को दिखाया जाता है। जो हेसू ने रोज को फोटो भेजा था, रोज उस फोटो को देखता है और स्माइल करता है। उसी टाइम दो लड़कियां रोज को आके कहती है, रोज। फिर उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है, आखिर क्या बात है, ये सचमुच रोज है। वाओ, मैं तुम्हें यहाँ भी देख सकता हूँ। क्या तुम मिलने आए थे? तुम यहाँ आसपास तो नहीं रहते हो? फिर उसका पहले वाला फ्रेंड बोलता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता कि रोज का इस तरीके का सस्पिशियस प्लेस पे कुछ काम हो, शायद ये सिर्फ अभी अभी यहाँ से गुजर रहा हो। फिर दूसरी वाली लड़की बोलती है, अरे पिछली बार जू डोंग वुक ने भी इसी पड़ोस में रोज के साथ डिनर किया था। फिर उसके फ्रेंड बोलती है, सच में? फिर उसकी पहली वाली फ्रेंड बोलती है, वैसे भी हमारा इससे मिलना एक कोइंसिडेंस है और मैंने सचमुच तुम्हें याद किया। देखो यार, ये लड़कियां सचमुच बड़ी अजीब है। ये लड़कियां क्वेश्चन भी खुद ही कर रही है और आंसर भी खुद ही दे रही है। रोज बस सामने पत्थर की तरह खड़ा है। उसके बाद रोज खुद से ही कहता है, वेल, हर एक कोइंसिडेंस के पीछे कई सारे कारण छुपे होते हैं। चाहे आप इसे दूर करने के लिए कोई भी योजना बना ले, वो जल्द ही अभी या फिर बाद में ज़रूर होने वाला है। ये वो एक कोइंसिडेंस है जो तुम तक पहुंचेगा। उसके बाद हमें एरी को दिखाया जाता है जो मिंचुल का वेट कर रही थी, और रोज अभी भी कहता है, लेकिन अब शायद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो कहानी कैसे ख़त्म होगी? फिर रोज उन दोनों लड़कियों से कहता है, कोइंसिडेंस? फिर वो दोनों लड़कियां कहती है, हाँ हाँ, कोइंसिडेंस, या हो सकता है कि यही हमारी डेस्टिनी है। उसके बाद हमें हेसु को दिखाया जाता है जो मिंचुल के कपड़े में कुछ देख रही थी, और रोज इतने सारे ज्ञान फैलने के बाद फिर कहती है कि इस दुनिया में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। कहानी किस तरह खत्म होगा ये शुरू से ही फिक्स था। फिर हम देखते हैं कि हेसु को मिंचुल के शर्ट पे लिपस्टिक का निशान दिखता है। फिर रोज कहता है, ये साफ है कि ये कहानी तुम्हें रुला देगी। उसके बाद हमें एरी को दिखाया जाता है जो मिंचुल को देख के कहती है, अरे तुम यहाँ पे हो, हमें डिनर में क्या खाना चाहिए? लेकिन मिंचुल का कुछ और ही इरादा होता है। वो एरी को पकड़ता है और सीधा गाड़ी के अंदर लेके जाता है। मिंचुल इधर कुछ भी नहीं कहता और सीधा इंटीमेट होना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसु अपने रेस्टोरेंट वाले काम पे आई हुई थी और वो बहुत टेंशन में दिख रही थी। फिर वो अपने पिछले दिन के बारे में सोचने लगती है जिस दिन हेसु को मिंचुल के कपड़े पे लिपस्टिक का निशान मिला था। जब वो इस बारे में सोच ही रही थी तभी उसी के हाथों से गलती से कांच का गिलास नीचे गिर के टूट जाता है। कांच का गिलास टूटने की आवाज उसके बॉस को भी सुनाई देता है। फिर उसका बॉस कहता है, हेसु क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर हेसु कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इसे साफ कर दूंगी। फिर हेसु उस टूटे हुए गिलास को साफ करते हुए कहती है, ये साफ तौर पर कोई दूसरी महिला थी क्योंकि मैं मेकअप नहीं पहनती, लेकिन हमेशा की तरह ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर ये किसी गलती से हुआ होगा, शायद कोई आगे देख नहीं पा रहा था और मिंचुल से टकरा गया। इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है, ये तो मामूली सी बात है, कुछ हुआ ही नहीं। फिर हेसु उस टूटे हुए गिलास को डस्टबिन में डालते हुए कहती है, मेरा दिल कांप उठा और मुझे रोने का मन किया, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को दबा दिया, मानो उन आंसुओं को रोकना हो जो बह नहीं सकते। उसके बाद हमारा सीन कन्वीनियंस स्टोर पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हेसु बिलिंग कर रही थी। उसी जगह पे एक आंटी कॉल पे बहुत गुस्से में बात कर रही थी। क्या उस कमीने ने आखिर धोखा दे ही दिया? मैं जानती थी, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो शुरू से ही धोखेबाज जैसा दिखता है। बच्चे ना होने के कारण घर ना बसा पाना, ये क्या बकवास है? इसके अलावा क्या यह तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते? और तुम्हें पता कैसे चलेगा कि उस हरामी का स्पर्म सड़ गया है कि नहीं? फिर वो आंटी गुस्से से हेसु से थैला लेते वहां से जाते हुए कहती है, अरे रोना बंद करो और जल्दी से उससे डिवोर्स ले लो। फिर उस आंटी के वहां से जाने के बाद हेसु कहती है, उफ, काम मुझे बिजी रखता था और दुख देने वाली बातों को भुलाने में मदद करता था, लेकिन आज वो सभी यादें जिन्हें मैंने दफनाने की बहुत कोशिश की थी, एक एक करके वो सभी बाहर आ रहे हैं। एक मिनट यार, क्या वो बच्चे की फोटो है? एक मिनट, मुझे जूम करने दो। इसका मतलब तो यही है ना कि हेसु पास्ट में प्रेग्नेंट थी, लेकिन किसी कारण से उनका बच्चा नहीं होता है। भाई मैंने इस चैप्टर को पहले पढ़ा है लेकिन मुझे अभी पता चला। चलो देखते हैं आगे इस मानव में क्या होता है। फिर हेसु सोचती है, मैं तुम्हारे और मेरे लिए एक बेहतर कल के बारे में सोचकर ताकत जुटाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मैं अब श्योर नहीं हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब हम कहाँ हैं। उसके बाद हमें रोज को दिखाया जाता है जो एक बाइक को लेकर हेसु के पास आ रहा था और आते हुए कहता है, ये कितना चौंकाने वाला है। जितना ज्यादा तुम इसे जाने देने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा ये तुमको बर्बाद करने के लिए एक भूत की तरह परेशान करता है। मैं सरप्राइज हो गया हूँ कि आज तुम कितनी बार परेशान हुए हो। मैं आपके चोट लगे भावनाओं को कैसे कम कर सकता हूँ? ये सोचते हुए रोज कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाके हेसु के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उस पर्सन को सामने खड़े हुए देख के हेसु कंफ्यूज होती है। ये पर्सन कौन है और ये कोई भी सामान क्यों नहीं ले रहा है और इधर सामने खड़े होकर मुझे क्यों देख रहा है? लेकिन वैसे ये सचमुच बहुत लंबा है और ये पर्सन मुझे किसी की याद दिला रहा है। फिर रोज अपने फ़ोन में हेसु को कुछ दिखाता है। हेसु उस फ़ोन को देखती है तो उसमें लिखा था, क्या मैं तुम्हें नोना बुला सकता हूँ? और हेसु राहत का सांस लेते हुए कहता है, तुम सच में? क्या तुम डांट खाना चाहते हो? और तुमने ये हेलमेट क्यों पहन रखा है?
फिर रोज़ कहता है, मैं अभी-अभी काम से आ रहा हूँ। फिर हेसू कहती है, काम? क्या तुम डिलीवरी जैसा कुछ करते हो? फिर रोज़ कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ। फिर हेसू कहती है, ध्यान से, उस तरीके का काम में चोट बहुत आसानी से लगता है। फिर रोज़ हेसू के क्लोज जाते हुए कहता है, क्या तुम्हें चिंता है? फिर हेसू एक टीचर की तरह रोज़ को पनिशमेंट देते हुए कहती है, वहाँ जाओ और अपने हाथों को सीधा खड़ा रखो। ये तुम्हारी मजाक करने के लिए पनिशमेंट है। फिर रोज़ हंसते हुए कहता है, ठीक है, और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके खड़ा हो जाता है। फिर हेसू रोज़ की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने ये सिर्फ एक मजाक के तौर पे कहा था, लेकिन ये सचमुच ऐसा कर रहा है। मुझे उसमें विश्वास नहीं हो रहा, वो इस तरीके से खड़ा होकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है। फिर हेसू रोज़ से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर रोज़ रिप्लाई करता है, मुझे भूख लगी है। फिर हेसू पूछती है, क्या तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? फिर रोज़ कहता है, नहीं। फिर हेसू कहती है, बच्चे को खाना न देने का क्या मतलब है? वहाँ पे काम मत करो, तुम्हारा बॉस सच में एक बेवकूफ़ लगता है। उसके बाद हमें रोज़ का डिलीवरी जॉब दिखाया जाता है। वो बंदा अकेले में रात में कहीं पे खड़ा था अपने बाइक के साथ। असल में रोज़ यहाँ पे मिंचुअल और एरी के ऊपर नज़र रख रहा था। उसने शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ देखा और उसके बाद वो अपने बाइक का हेलमेट पहन के वहाँ से सीधा हेसू के पास पहुँच जाता है। फिर हमारा मानवा वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हेसू ने कहा था कि वहाँ पे काम मत करो, वो आदमी मुझे बेवकूफ़ लगता है। उसके बाद रोज़ हेसू के करीब आके कहता है, फिर भी मुझे ये करना होगा क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हेसू अपने मन में सोचती है, बेशक वो बहुत मेहनत कर रहा होगा और वो काम से छुट्टी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी किसी को भूखा रहने देना ये सही नहीं है, खासकर उसके जैसे बड़े बच्चों के लिए। फिर हेसू कहती है, ऐसे खड़े मत रहो और अपने लिए कुछ खाने के लिए चुनो। मैं तुम्हारे लिए एक लंच बॉक्स या फिर एक कप नूडल्स तो खरीद ही सकता हूँ। अब रोज़ को उम्मीद नहीं था कि हेसू ऐसा कुछ बोलेगी। फिर रोज़ कहता है, मैं बहुत खाता हूँ। फिर हेसू रिप्लाई करती है, ठीक है, फिर तुम 2 ले लो। फिर रोज़ कहता है, क्या तुम सच में मेरे लिए ये खरीदने जा रहे हो? हेसू रिप्लाई करती है, हाँ। फिर हेसू अपने मन में कहती है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन चलो इसे एक अच्छा काम मानते हैं। फिर रोज़ कहता है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है तुम्हारा दिल। मैं अपने खाने को खुद अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर रोज़ अपने हाथ को सामने के शेल्फ पे रखते हुए कहता है, बस मेरी मदद करो इस स्टोर में से सबसे टेस्टी खाने को चुनने में। हेसू को लग रहा था कि रोज़ दोबारा पहले की तरह मजाक कर रहा है। फिर हेसू को उसके हाथ पे बना हुआ टैटू दिखता है। फिर हेसू रोज़ की तरफ घूमते हुए कहती है, तुम्हारे हाथों पर वो क्या है? रोज़ उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है और अपने मन में ही कहता है, क्या उसे टैटू से नफ़रत है? क्या ऐसा इसीलिए है कि ये मुझे एक गुंडे जैसा दिखाता है? फिर रोज़ अपने हाथों के स्लीव को ऊपर करता है ताकि हेसू अच्छे से देख पाए। फिर रोज़ कहता है, क्या तुम्हें इससे नफ़रत है? तो फिर मैं इसे मिटा दूँगा। उसके बाद हेसू रोज़ के हाथों के स्लीव्स को पकड़ के अपनी काँपती हुई आवाज़ में कहती है, मुझे बताओ, मुझे बताओ तुम्हारे पास इस तरीके का निशान क्यों है? रोज़ बहुत सरप्राइज़ होता है ये देखते हुए कि हेसू उसके बारे में कितना चिंता कर रही है। और वो थोड़ी देर के लिए अपने पास टाइम में चला जाता जब उसे चोट लगा था, जहाँ उसके हाथों पे टैटू के निशान थे और वो स्कार लगा था। अब हेसू को ऐसा लग रहा था कि रोज़ ने खुद ही अपने हाथ को काट लिया और वो कहती है, क्या तुमने ऐसा किया? क्या ये इतना मुश्किल है? उसके बाद हेसू रोज़ के लाइफ के बारे में सोचती है। आखिर कितनी सारी परेशानियों में से ये गुजरा है कि उसे अपने हाथ के साथ ये किया है। हेसू जानना चाहती थी कि रोज़ की उस दुख भरे आंखों का पीछे का क्या कारण है। फिर हेसू के उस दुखी चेहरे को देख के रोज़ को समझ में आ जाता है कि हेसू क्या सोच रही है और वो अपने आप से ही कहता है, मुझे अच्छा लगता है जब वो ऐसे भावों से मुझे देखती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो अभी रोने वाली है। फिर रोज़ सोचता है, क्या मुझे उसे थोड़ा और परेशान करना चाहिए? अब देखो भाई लोग, पता नहीं क्यों लेकिन रोज़ को ये सब फ़नी लग रहा था। वो सोचता है कि क्या मुझे इस चीज़ को थोड़ा और खींचना चाहिए? रोज़ को ये अच्छा लग रहा था कि हेसू उसके बारे में चिंता कर रही है। उसके बाद रोज़ अपने हाथ को हेसू के हाथ के ऊपर बहुत जेंटली घुमाते हुए कहता है, ये बस एक एक्सीडेंट था। और हेसू कन्फ्यूज़ होते हुए कहती है, फिर रोज़ अपने आप से कहता है, जैसा कि लगा था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर पाया। फिर रोज़ कहता है, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, इसीलिए चिंता मत करो। उसके बाद रोज़ एक कप नूडल को उठाते हुए कहता है, मुझे ये खाना चाहिए। फिर हेसू रोज़ की तरफ देखती है और सोचती है, मुझे जितना लगा था ये झूठ बोलने में उससे ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी क्योंकि ये एक पुराना निशान है, तो फ़िलहाल मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। फिर हेसू उसके पास पहुँच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और एक दूसरे कप नूडल के पैकेट को दिखाते हुए कहती है, उसकी वजह इसे ट्राई करो। फिर रोज़ कहता है, पर क्यों? फिर हेसू रिप्लाई करती है, ये 300 कोरियन वॉन ज़्यादा महंगा है और जब कोई अडल्ट तुम्हें कुछ खरीदने के लिए कहे तो बिना किसी शिकायत के उसे ले लेना चाहिए। उसके बाद रोज़ उस कप नूडल को लेकर खाने बैठ जाता है और हेसू को देख के उसे एक स्माइल पास करता है। फिर हेसू अपनी आंखों को दूसरी तरफ करते हुए सोचती है, इस अजीब बच्चे के कारण मैं पहले से ही भटका हुआ था, जिसने मेरी सारी एनर्जी ख़त्म कर दी है। वास्तव में अजीब बात ये थी कि मुझे ये सिचुएशन अजीब नहीं लगती,
तो चलो भाई लोग, अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ और इससे पहले कि तुम लोग बोलो यार मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। तो यार मैंने अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि भाई एंड्रॉयड में सबसे बेस्ट एडिटर कौन-सा है? तो उन्होंने कहा कैपकट। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, यूज़ कर लेंगे। तो उस दिन के बाद से मैंने कैपकट ऐप को यूज़ किया था। उसके बाद मैंने कैपकट से 10-15 मिनट की वीडियोज़ बनाई थी और अपलोड की थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने सोचा कि भाई मैं 1 घंटे की वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने 30 से 35 मिनट का वीडियो बनाया था और उसको वॉइस एनहांस करने के लिए छोड़ दिया था रात को। उसके बाद मैं जब सुबह आके देख रहा हूँ तो भाई जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था 30 से 35 मिनट का, वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। भाई उस दिन मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ था ना, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, शायद मैंने ही कहीं गलती कर दी होगी, तो मैंने बिना टाइम को वेस्ट किए दोबारा वीडियो एडिट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया, जो मेरा वॉइस था, जो मैं क्रॉप करके सेट कर रहा था उसकी जगह पे, प्लेस पे, वो टेलीपोर्ट हो जा रहा था। फिर मैं जब दोबारा लेके आ रहा था भाई, वो गायब हो जा रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है इस कैपकट के साथ, ये लॉन्ग वीडियो बनता नहीं है इसमें, मुझे नहीं पता। अगर मैंने कैपकट के बारे में बोलना शुरू कर दिया ना, तो भाई ये वीडियो शायद 30 मिनट का हो जाए। तो शॉर्ट में तुम लोग समझ लो कि भाई मैं इस वीडियो को 3 दिन पहले लेके आया था और वो वीडियो पूरा 1 घंटे का होता। और मैं वीडियो एडिट करने के लिए अभी दूसरा ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें कल ही मिल जाएगा। तो चलो यार मैं चलता हूँ और कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।